बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गज़ा में एक लंबा अरसा जो उनके ऊपर तूफ़ान आया हुआ था, जो क़यामत उनके ऊपर गुजरी, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जो है वो अपनों की, प्यारों की, एक दूसरे के सामने दुनिया से जाते हुए देखा, एक पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म सितम की दास्तान रकम की गई गज़ा में। अब सूरत हाल ये है कि उन लोगों की जो है वो थोड़ी बहुत सुनी गई और अब हालात ऐसे हैं कि उनकी इलाके की रिकवरी, उसकी जो है वो तामीर नो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, जो लोग बच गए हैं उनको दोबारा से आबाद करना, उसकी तरफ जो है वो मामला चल पड़े हैं। जिसमें जो है वो खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के हवाले से हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम में डिटेल से आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो अमन माहिंदों के हवाले से तकरीबन 48 ममालिक में हिस्सा ले चुका है और पाकिस्तान जो है वो जहाँ पे भी कहीं पे चाहे वो कुदरती आफात हो या कोई जंग या ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे रिलीफ और दोबारा से ज़िंदगी को आबाद करने की बात आए तो पाकिस्तान वहाँ पे पेश रहता है। अब गज़ा की तामीर नो के अंदर भी जो एक पूरी टीम बनी है, जो कैबिनेट बनी है, जो वहाँ पे पीस और अमन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों की बहाली करेगी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ने माहिदों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इसमें जो है वो क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या जो है वो काम होंगे जो गज़ा के हवाले से करने होंगे, प्लानिंग्स क्या बताई गई हैं, इसको हेड कौन कर रहे हैं, इसको चेयर कौन कर रहे हैं, ये सारी बातें आपसे इस प्रोग्राम में डिटेल से की जाएंगी। उसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है पाकिस्तान के लिए एक और खुशाइन चीज़, पाकिस्तान की सफारतकारी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से तमाम ममालिक के साथ अपने मामलात और अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करता जा रहा है। वहीं अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काबिल तारीफ़ भी है और पूरी दुनिया उस पर हैरान भी है। और अभी उसका एक और मुजाहरा हमने ये देखा कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई वो बड़ी खुशाइन थी और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर से बहुत सराहा गया। बाकायदा बड़े खुशगवार जुमलों का जो है वो उसमें तबादला भी हुआ और बाकायदा तौर पे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो किस तरह से हैंड वेव भी किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। बात ये है कि इन सारी चीज़ों का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, पाकिस्तान की बेहतरी में इन चीज़ों का क्या किरदार हो सकता है। उसके अलावा एक बड़ी डिस्कशन जो इस प्रोग्राम में हम करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ वो हमारे डेज़ उस तरह से नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या है और अभी तक इसके अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं तो हमारे प्रोग्राम में इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त गुल प्लाजा के हवाले से। जो है वो क़यामत सुगरा के मज़ाहिर हमने वहाँ पर देखे, वो बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वहाँ पर तमाम तर जो मंजर थे और जिस तरह से लोग गए हैं दुनिया से, उनकी पोस्टमार्टम, उनका शनाख्त और ये सारी चीज़ें जो है वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल थी। तो इनकी डिटेल्स जो है वो क्या है, किन लोगों का कसूर है, अब उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या हैं, कब कराची की सुनी जाएगी, कब उसके हालात बेहतर होंगे, कसूर किसका है, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बार फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी, वो है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत जो है वो अपने तासुब की वजह से मशहूर है और बांग्लादेश तो भारत को बहुत करीब से जानता है। अब भारत जो है वो कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई तासुब का मुजाहरा ना करे, खिलाड़ियों के ऊपर कोई हमले के खदशात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश ने जो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में जो है वो शामिल होने से इनकार किया है। इस खबर को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफिर एनालिस्ट मिस्टर फैसल भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, सबसे पहले गज़ा की बात कर लें। हम हमेशा गज़ा के हवाले से दुखी रहते थे, वो दुख तो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि जो लोग, जो ख़ानदान, जो ज़िंदगियाँ उजड़ गई, ख़त्म हो गई, वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन कहते हैं ना कि जो कुछ भी हाथ आए उस पर इंसान जो है वो शुक्र करे तो भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अमन कायम करना, मामलात को आगे बढ़ाना, वो जो सिलसिला शुरू हो गया है, एक तो बड़ा खुशाइंद है, दूसरा उसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। मुझे बताइएगा पाकिस्तान की इसकी शमूलियत, इसमें शमूलियत के हवाले से जो है वो क्या कहेंगे, और ये भी बताइएगा कि ये जो टीम बन रही है, ये जो कैबिनेट है, इसका मकसद क्या है, इन्होंने क्या क्या जो है वो अब इनके प्लान्स हैं, करना क्या चाहते हैं गज़ा और फ़लस्तीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि गज़ा में इसराइल की जहारियत के बाद और इसराइल ने जिस तरह जुल्म ढाए गज़ा में, वो पूरी दुनिया के सामने है। अब क्योंकि एक जंगबंदी का मायदा हो चुका है और अगर ये जंगबंदी का मायदा कंटिन्यू रहेगा तो ही मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे ये है कि फ़ायदा होगा, मतलब आने वाली दुनिया आने वाली नस्लों को फ़लस्तीन की।
आपको पता है कि हम कई दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं कि फ़लस्तीन में 900 से ज़ायद ख़ानदान हैं जिनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, जी। उनका नाम लेवा अब कोई नहीं है। अब वो दुनिया में इसी तरह है कि वो आए ही नहीं या उन्हें कोई जानता ही नहीं। तो असल बात ये है कि गज़ा अमन प्लान में पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो बहुत खुश आइंद है। पाकिस्तान का शामिल होने का मतलब गज़ा अमन प्लान में ये है कि पाकिस्तान की तौकीर में इजाफा होगा, पाकिस्तान के सफारती तौर पे बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तान दुनिया में पहचाना जाएगा। आप ये देखें कि गज़ा अमन प्लान में जिन ममालिक ने शामिल होने से इनकार किया है उनका एक मखसूस एजेंडा है। वो ये समझते हैं कि इस अमन प्लान में हमें शामिल नहीं होना चाहिए, पर अगर वो शामिल नहीं होते तो अमेरिका की तरफ से उनको उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि उनकी ज़हनियत एक्सपोज हो गई है ना कि इतना बड़ा जुल्म सितम जो है वो उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहते। दुनिया के 60 ममालिक हैं जो गज़ा अमन बोर्ड में जिनको दावत दी गई थी। अमन प्लान के बाद अमन बोर्ड तश्कील पाया था। पिछले प्रोग्राम में, पिछले हफ्ते जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बोर्ड के मेम्बरान जो हैं उनका सारों का जिक्र किया था बड़ी डिटेल से। उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, ताल्लुक और आपने तो यहाँ तक भी बताया था कि उनकी ज़हनियत क्या है। तो आज मेरा ख्याल हमें उस पर जाने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जब मुआहदा किया है, यानी कि उस पर दस्तखत किए हैं स्विट्ज़रलैंड में, और ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक इवेंट था जिसमें मतलब पाकिस्तान भी मदऊ था और डोनाल्ड ट्रंप भी मदऊ किए गए थे। तो उसमें जब इन्होंने दस्तखत किए हैं तो पाकिस्तान को सफारती तौर पे बहुत बूस्ट मिला जी। अब इसमें जो मुतहरिक ममालिक के तौर पे सामने आए हैं उसमें तुर्किया है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, उसमें सूडान है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें मिस्र है, अज़रबैजान है और पाकिस्तान है। एक बात यह है कि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक सफारती तौर पे बिल्कुल तन्हा था जी। पाकिस्तान की तन्हाई को दूर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने बहुत सारे कुर्बानियां दी हैं, और क्रेडिट मैं हमेशा की तरह दूंगा भारत को कि भारत ने पाकिस्तान को उभारा है और पाकिस्तान का ये चेहरा पाकिस्तान का मुतारफ करवाया है दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा दफाई तौर पर सुपीरियर है, और भारत को हरगिज़ कोई ऐसा हक हासिल नहीं है कि वो दफाई चैंपियन जो है वो बन सके एशिया में। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत को इसका क्रेडिट ना दे तो बुरी बात होगी। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने इस अमन मायदे में दस्तखत कर दिए, अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो इसका आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजीद फायदे होंगे। ये लोग बातें कर रहे हैं कि अगर हम हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा, फलां उसमें शामिल होगा, ये होगा। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें, और पाकिस्तान ने बहुत वाज़िया भी कर दिया है कि हमास के गैर मुसल्ला किए जाने में वो अपना किरदार अदा नहीं करेगा। अब तुर्किया अगर वहाँ फौज भेज रहा है, अगर वहाँ दूसरे मुस्लिम मालिक फौज भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी भेजना चाहिए। ये तो अमन के लिए एक बेहतरीन कोशिश है। और पाकिस्तान की अफवाज तो जाती रहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा 48 ममालिक में हमने 48 ममालिक में अंजाम दी नहीं, अंजाम दे रहे हैं ऑलरेडी। और दुनिया में अमन कायम करने के लिए ये तो पाकिस्तान की फौज का क्रेडिट है कि अमन कायम करने के लिए आप पाकिस्तानी फौज को जो है वो मदऊ करते हैं, और आप उनको इतना क्रेडिबल समझते हैं कि वो इस पे जो है मतलब शामिल हो सकें। अब सूरत हाल ये है कि इस अमन मायदे में जब अमन बोर्ड जो है इसमें जब दस्तखत किए शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने, तो इस मौके पे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, और जाहिर बात है कि उनका मतलब एक सिविल और मिलिट्री इक्वेशन थी और पूरी कैलकुलेशन थी, और ये जाहिर बात है इसके लिए तो दस्तखत नहीं किए गए कि खुदा न खास्ता इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। इसका पाकिस्तान को ना सिर्फ फ़ायदा होगा
बल्कि गज़ा के अमन के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को इंशाल्लाह सराहा जाएगा। और दूसरी बात ये उसके अलावा ये है कि जो भी आप मतलब दफाई तौर पे जितना आपको बूस्ट मिला है दुनिया में, ठीक है, आपने सऊदी अरब के साथ दफाई माहिदा किया, तुर्की आपके साथ एक माहिदा करने जा रहा है, सऊदी अरब भी एक माहिदा करने जा रहा है। ये जो हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो सऊदी अरब के साथ हमने माहिदा उसी के किया अंदर है, ऐड हो रहा है, उसी के अंदर तुर्की ऐड हो रहा है, इस तरह नहीं है। मैं इसमें तो सी थोड़ी कर दूं, इसमें सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान एक नया माहिदा करने जा रहे हैं। वो माहिदा अपनी तौर पे कायम रहेगा, पहले वाला। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान के साथ माहिदा करना चाहता है, अजरबैजान करना चाहता है, इंडोनेशिया करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया आपसे JF Thunder 17 खरीदना चाहता है। और अगर लिबिया ने आपके साथ $1 बिलियन की डील की है JF Thunder 17 के लिए, आपको पता है कि सूडान जो है सऊदी अरब की सफारतकारी की वजह से सूडान हमसे $1.5 अरब के जो है JF Thunder 17 और ड्रोन्स खरीद रहा है। तुर्किया पाकिस्तान में ड्रोन्स की वो फैक्ट्री लगा रहा है 5th जनरेशन की, जो दुनिया में जिद्दत की निगाह से देखे जाते हैं। यहाँ ये समझा जाता है कि इंतहाई जदीद ड्रोन है। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 मई के बाद पाकिस्तान को जो बूस्ट मिला है उससे पाकिस्तान का वकार भी बुलंद हुआ है, पाकिस्तान के सियासतदानों का किरदार भी सराहा गया है। और आप देखें ना, IMF की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बड़ी खुल के तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो ना सिर्फ माशी इस्लाहात लाने में बहुत माहिर समझा जा रहा है, बल्कि वो दिलेराना फैसले करता है जी। तो IMF से भी हमें इस मायदे के बाद रिलीफ मिलने का इम्कान है, जाहिर बात है। और अगर हमें ये रिलीफ मिले तो इससे होगा ये कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा। अगर आप अपनी दफाई जो है आलात वही बेचने लग जाएं दुनिया में, तो आप पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान 10 मई के बाद इंडिया जो इस डगर पे काम कर रहा था कि इंडिया अमेरिका जो इस डगर पे काम कर रहा था कि इंडिया को एशिया का चैंपियन बनाना है और चाइना और पाकिस्तान के सर पे बिठा के रखना है, तो मेरा ख्याल ये है कि पहली बात तो ये काउंटर हो गई सही। और अमेरिकन ने ये फैसला किया कि हमें अपने पुराने दोस्त के साथ ही रवाबित बढ़ाने चाहिए, यानी पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान ने ये साबित भी किया कि वो अमेरिका का राइट हैंड के तौर पे काम करता है। दुनिया में आप देख लें, इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान मिल के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वज़ीर आज़म को या फील्ड मार्शल को अपने माय फ्रेंड कह के मुखातिब करता है। अच्छा, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी और इसको हमने जो है वो इसके तमाम पहलू जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप देखें कि 10 मई का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, 10 मई के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये मजबूरी भी बन गई है। अमेरिका की पॉलिसी के अंदर उन्हें पाकिस्तान को शामिल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटमी ताकत है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी एबिलिटीज़ दिखा दी हैं, तो पाकिस्तान के बगैर अब कोई काम होगा नहीं। गज़ा अमन बोर्ड के हवाले से कर रहे हैं, उसमें जो टास्क हैं, जो उसमें काम है, कोई प्लानिंग्स हैं, क्या वो भी डिस्कस हुई हैं? करना क्या क्या है, उसमें क्या क्या एजेंडा शामिल है, किस तरह ठीक करना है इन्होंने गज़ा को? डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है जैरेड कुशनर, उसने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इस प्रेजेंटेशन दी है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन की गज़ा की मतलब तमीर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और वैसे भी उनका जो समुंदर है उसमें उनका ये ख्याल है कि उसकी मतलब साइडों पे, यानी कि समुद्र के किनारे पे तमाम ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी चाहिए बहरा रूम के इलाके में सारे, जैसी सिंगापुर और दुबई की तर्ज पे बिल्डिंग्स बनेंगी। अब फ़लस्तीन जो है वो बड़ा मॉडर्न सिटी के तौर पे सामने आएगा, पर इसमें एक जो गज़ा, और मैं इसमें मुझे थोड़ा सा जो एक मतलब प्रॉब्लम या एक इतराज़ है वो ये है कि फ़लस्तीनियों की आबादकारी के हवाले से जैरेड कुशनर ने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी।
और वो भी होनी चाहिए थी क्योंकि डेफिनेटली उनके प्लान में शामिल होगा। घरों के हवाले से, घरों कोई के हवाले इंडस्ट्रीज से, के हवाले से भी यस। बात तो की उन्होंने, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं दी। तो व्हाट्सएप जाहिर है जो लोग रह गए हैं वहाँ पे, उनको आबाद करने के लिए पहले तो इनके ये ख्यालात होते थे कि दूसरे ममालिक में भेज दें, कोई किसी को सऊदीया ले ले, किसी को इजिप्ट ले ले, जी। किसी को उर्दन वगैरह ले लें। तो लेकिन अब क्या करंट सिचुएशन है इस हवाले से? मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह है कि नेतन्याहू ने मतलब अपना मतलब पूरा असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान ये अमन बोर्ड के मायदे में शामिल ना हो, पता है आपको इसकी क्या वजह है भाई साहब? क्या उससे वो ये पाकिस्तान से कोई डर है? पाकिस्तान से डरता है, और पाकिस्तान इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक को लीड कर रहा है, और पाकिस्तान आपको पता है कि एटमी कुव्वत है, और नेतन्याहू का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है वो थोड़े जज्बाती भी हैं। इसका मतलब तो कहीं ये तो नहीं कि वो ऑलरेडी उसके ज़हन में अभी भी कोई नेगेटिव प्लानिंग्स हैं जो उसे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग इसको बहाल करने आ रहे हैं उस पर पाकिस्तानी ना शामिल हो सकता है ना, वो अभी भी कोई नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर मेरा ये ख्याल है कि उसको ये शायद अंदाजा है कि पाकिस्तान को मतलब डिक्टेट नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान अगर गजा के लोगों की कोई बात करेगा तो उसे वीटो नहीं किया जा सकेगा, यहाँ उनके खिलाफ बात नहीं की जा सकेगी, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर इसमें मौजूद है तो ये एक मजबूत बोर्ड है। बाकी जो ममालिक मैंने आपको बताए हैं वो सारे ममालिक अलामती तौर पे तो ठीक है, आप समझे, सूडान भी ठीक है, बांग्लादेश भी ठीक है, आज़रबाईजान भी ठीक है। सूडान ने अपने हालात भी उसके कुछ वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि वो उसमें शामिल है। मैं वो ये कह रहा हूँ, ये लामती आप इन्हें समझे ना, मतलब अगर आप कोई मतलब ताकतवर मेंबर के तौर पे किसी को समझते हैं तो वो तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने इस पे मतलब दुनिया में ये साबित भी करना है कि वो गजा के मुसलमानों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, और आइंदा आने वाले वक्त में गजा की तमीर नौ, गजा में उनके गजा के लोगों के हकूक के लिए पाकिस्तान जो है एक बेहतर किरदार अदा करने जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा जो ममालिक इसमें शामिल नहीं हुए उनके बारे में दुनिया अब क्या राय रखेगी? मेरा ये ख्याल है कि जिनको दावत दी गई उन्होंने कबूल उनको ये पहला वाकया है हिस्ट्री में पाक और पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका की आपस में ताल्लुकात पे, कि अमेरिका के किसी भी एजेंडे पर बरतानिया ने नो किया है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि बरतानिया ने नो किया है, और अगर वो उसमें शामिल नहीं होता तो अमेरिका क्या उस पर टैरिफ लगाएगा, जिस तरह कि आपको पता है कि इंडिया पे लगाया, इंडिया पे उन्होंने टैरिफ लगाया। उन्होंने, इंडिया ने भी अभी तक इनविटेशन का कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया ने इनविटेशन का कोई जवाब नहीं दिया, पर आफ्टर ऑल जो है वो उसको उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर वो शामिल नहीं होता तो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त नहायत एग्रेसिव मूव खेल रहे हैं। जब से उन्हें नोबेल अमन प्राइज नहीं मिल सका, उनका ये ख्याल है कि अब ताकत के तरीके से लोगों को डील करना चाहिए। वाहिद पाकिस्तान है जिसको वो क्रेडिबल समझते हैं और अपना दोस्त समझते हैं, और पाकिस्तान को आज तक ना उन्होंने धमकी दी है और ना पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं। अच्छा, मतलब जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे बरतानिया ने पहली बार देखा कि नो किया हो, जिस तरह से लोग कहते हैं ना इसराइल और अमेरिका आपस में बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिसीज क्लोज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यूके भी तो यहीं कहीं फॉल करता है। यूके इसराइल के साथ ताल्लुकात इस वक्त कैसे चल रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि बरतानिया और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, शायद इसीलिए उसने पार्ट ना लिया हो। हाँ, नहीं, पर बात यह है कि इसमें हरगिज हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बोर्ड बना है इसमें इसराइल की जो है मर्जी शामिल नहीं है। इसमें इसराइल को भी, जाहिर बात है, अब इसराइल जितना मर्जी कानून की धज्जियां उड़ा ले, जितने मर्जी जुल्म ढाले, पर एक दुनिया में जो ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और एक अमन बोर्ड बन रहा है या एक अमन मंसूबा बना है, उसमें इसराइल जो है उसको वायलेट तो नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर को मतलब उसकी हुकूमत उली करना काफी मुश्किल काम है। तो इंडिया जो है वो पहले बरतानिया ने कैसे कर दिया? बरतानिया की पॉलिसी जो है वो ये समझते हैं कि बरतानिया को यूरोप के साथ खड़ा होना चाहिए। बट तब ये भी हमने सुना था, एक सेकंड, जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तब ये भी सुना था कि बरतानिया ने कुछ डील नहीं किया।
डोनाल्ड चाह ट्रम्प ने मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। थी। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेस और कॉन्फ्रेंस अब की। इनकार भी कर दिया हाँ, इतने बड़े बात। इनकार कर दिया। बरतानिया यूरोप के साथ खड़ा होना चाहता है और यूरोप जो है वो बरतानिया के साथ खड़ा होना चाहता है, पर डोनाल्ड ट्रम्प का ये ख्याल है कि रशिया के जो पुतिन है वो अमन बोर्ड में शामिल हो जाएंगे मुस्तकबिल करीब में। अगर वो अमन बोर्ड में शामिल हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प को यूरोप और बरतानिया जो है वो नो कर देते हैं, उसके ऐसे जितनी जरूरत भी नहीं है उन्हें जी, तो फिर इसकी इतनी जरूरत भी नहीं रहेगी उन्हें। मतलब एक तो रशिया एक है, तो पाकिस्तान है, इतने कंट्रीज हैं। एक तो जरूरत नहीं रहेगी और दूसरा ये कि फिर यूरोप के मुस्तकबिल पे एक सवालिया निशान आ जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के रास्ते यूरोप में दाखिल होने के लिए प्लानिंग और कर फिर रहा है। कल को इनकी और मदद अगर के लिए कौन हाँ, जाएगा? अगर वो अमेरिका उनकी मदद के लिए पहुंचेगा तो फिर यूरोप को की खुद मुख्तारी और आज़ादी जो है उस पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी तरह के तरीकों से शुरू हुई थी। और मैं इस वक्त दुनिया मतलब जिद्दत भी दुनिया में बहुत आ चुकी है, पर ये इस वक्त बड़े नाजुक हालात से गुजर रही है, क्योंकि दुनिया में एक वाजिया जो है वो ग्रुपिंग नजर आ रही है। पर साहब ये ग्रुपिंग आप समझते हैं कि ये गजा में बज़ाहिर तो सिर्फ गजा में तबाही हुई और गजा में सब कुछ हुआ, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है? इसने बिल्कुल दुनिया की पॉलिटिक्स बदली है, हर मुल्क को। और उसके बाद जो वाकया वेनेजुएला में हुआ है उसके बाद तो दुनिया में भूचाल ही आ गया। भूचाल भी बनता है और हैरानगी भी बनती है। कहीं अमेरिका बसा रहा है कंट्रीज, कहीं उजाड़ रहा है। अमेरिका की पॉलिसीज जब से हम सुन रहे हैं तब से आज तक कुछ वाजे नहीं है। तो आपने एक ब्रीफ जो है वो उसके ऊपर जो है वो अक्सर आप तफसीलात से उसके ऊपर गौर कर रहे होते हैं, हमें भी बता रहे होते हैं अमेरिकन पॉलिसीज और हिस्ट्रीज पे। ये हमेशा से करना कुछ, कहना कुछ, और जो असल में चल रहा है वो दुनिया को नजर ना आए, ये पॉलिसीज अमेरिका की शुरू से चल रही हैं और अभी तक वाजे नहीं है। क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इस पे फॉलो करते हैं, जो भी आ रहा है वही इस एजेंडे पे रहता है कि करना कुछ है और कहना कुछ है? आप ये देखें कि सदर बुश जब थे तो उन्होंने दुनिया में मतलब काफ़ी जंगें की। अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, ईरान पर भी हमला करने के वो इरादा रखते थे। और सदर बुश के बाद बाराक ओबामा जो है वो भी इसको कंटिन्यू किए रखा उन्होंने। असल में पेंटागन की जो पॉलिसीज हैं उनको आने वाले सदूर जो हैं वो डिसकंटिन्यू नहीं करते, वो उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलती रहती है। अब पर मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हाफ मैड वाली। जी, हाफ मैड वाली। हाफ मैड वाली। अच्छा बट साहब अब आ जाते हैं मुलाकात की तरफ। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खुशी भी हुई जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी, फिर उससे फील्ड मार्शल के साथ जिस तरह से जो है वो खुशगवार उनकी मुलाकात रही। सुनने में आया जी बड़ी अच्छी बातें भी हुई, खुशगवार जुमलात का तबादला हुआ, फिर वो इशारा करके उन्होंने उनको हाथ भी हिलाया। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान एक सफारती तौर पे एक तन्हा मुल्क था जी। और पिछली दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पूरे बाइडन के टेन्योर में टेलीफोनिकली मुलाकात के लिए भिखारियों की तरह मिन्नत तरला करते रहे हैं यूएस हुकूमत का, वाइट हाउस का, मगर उन्हें ना टेलीफोनिकली बात करने की परमिशन मिली और ना ही मुलाकात का वक्त दिया गया। और उस हमारे बदले में इंडिया को बहुत ज्यादा नवाजा गया, बहुत ज्यादा दिलेर किया गया, बहुत इतना दिलेर कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनता था, इंडिया हमारे वज़ीर आज़म का फोन नहीं उठाता था, इंडिया हमारे वज़ीर आज़म का फोन नहीं सुनता था। और दूसरी बात ये वज़ीर आज़म ने बताया था उस वक्त। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडिया को टैरिफ फ्री कंट्री बना के तो वो एशियन चैंपियन बना रहे थे, अगर टैरिफ फ्री कंट्री कंटिन्यू कर जाती इंडिया तो वाकई वो एशियन टाइगर बन जाता। सही, मतलब प्लानिंग तो थी अमेरिका की उसको बड़ी खतरनाक, लेकिन पाकिस्तान ने उसको जो है वो वहीं पहुंचा दिया जहां का वो था, एशियन टाइगर बनने के काबिल। वो तो अपनी ही मसाइल हल नहीं कर सका। मैं फिर वही कहूंगा कि पाकिस्तान की आज जिस स्टेज पे खड़ा है
इसका क्रेडिट मैंने हमेशा इंडिया की खुद की गलती है। ठीक है भट्ट साहब, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से मजीद तफसीलात और डेवलपमेंट्स जो सामने आई हैं उनको आपके सामने डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। और भट्ट साहब, बड़ा अफसोस जो है वो हमें इस वाक़े का है। ऐसे वाक़यात होते रहते रूटीन में, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो एक खातून थी, उनका क्या ही मैं नाम लूँ, उन्होंने ये भी कहा कि आग थी, बिल्डिंग थी, लग गई आग, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है, हो तो जाता है, हादसा है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन जो इस हादसे में मज़ीद डेवलपमेंट्स आई हैं, जिस तरह से लोगों की शनाख्त हो रही है डीएनए से, हड्डियों से, किसी के लॉकेट से, आप नहीं समझते कि ये किसी क़यामत से कम है इस वक्त सूरत हाल? देखें फ़रियाल, जो कुछ हुआ है कराची के गुल प्लाजा में, इस पे किसी सूरत भी इसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर वो जिस खतून की, शैला रजा की आप बात करें, वो एक महज़िब खतून है, बड़ी ही रिस्पेक्टेबल लेडी हैं और पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, वो स्पीकर के ओहदे पर भी रह चुकी हैं, पर उनकी ये कहना कि आग लाहौर में भी लग जाती है, न्यूजीलैंड में भी लग जाती है, कैलिफोर्निया में भी लग जाती है, ये मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो होशोबास में ऐसी बात कर सकती हैं। शायद वो डिप्रेशन में किसी होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कर दी। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि सिंध के पॉलिटिशियंस जो हैं, जिसमें मेजॉरिटी में पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दूंगा, वो पंजाब से थोड़ा सा तासुब रखते हैं। उसकी वजह ये है शुरू से ही जब से कराची की तकदीर ही, वो कराची वाले कहते हैं हमारी किस्मत शुरू से ही ऐसी है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, एक तो एमकेएम ने कराची को बहुत तबाह किया, और दूसरा ये कि अभी जो 18 साल से पीपल्स पार्टी यानी कि इक़्तिदार में है जो जमात सिंध में, उसके टॉप लीडरशिप जो है वो पंजाब से नाला इसलिए है कि वो ये कहते हैं कि पंजाब में अगर कोई वाकया हो जाए तो उसको मीडिया की जीनत नहीं बनने देते, हेडलाइंस में नहीं आता। कराची में अगर हो जाता तो आप हेडलाइंस में क्यों डाल देते हैं? कितनी गलत बात है, कोई भी इशू हो हमको, इसलिए वो नाराज होते हैं। हाँ। अब आप मुझे बताएं कि कराची में अगर आप जाएं, 18 साल से आपकी हुकूमत है, आपको एनएफसी अवार्ड भी मिलता है, आपको अपने पैसे भी जनरेट और आप उस एनएफसी अवार्ड को छेड़ने भी नहीं देते। आप आज कराची चले जाएं और हल्की फुल्की बारिश, मुझे मिलीमीटर का तो नहीं पता, शायद फास्ट बारिश कितनी, मतलब 5-7 मिलीमीटर होती है। तो मेरा ख्याल है हल्की फुल्की भी हो जाए, हल्की फुल्की 0.5 मिलीमीटर बारिश हो जाए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा। तो उस दिन कराची में, कराची एक जो शहर है, कराची जो शहर है वो दुनिया के बड़े शहरों में से शहर है, पाकिस्तान के बड़े शहर में नहीं, दुनिया के। ठीक है, अब कराची पोर्ट है, वहां पे इंटरनेशनल आपकी सारी ट्रांजैक्शन कराची पोर्ट से होती है, दुनिया से लोग कराची को जानते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स मेरा ख्याल है कराची को ही कहा जाता है, जी, रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब नहीं। अच्छा, वो आप कराची को अगर मतलब इस तरह देखें, मैं आप कराची की क्या क्या खसूसियात बयान करूं, मैं सिंध की, मैं जामशोरो, नवाब शाह, सखर, रोड़ी, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। एक कराची है और बिजनेस हब है कराची, और पहले आपको पता है पाकिस्तान का पहला कैपिटल भी कराची है। अच्छा, उसमें एक प्लाजा में, मरूफ प्लाजा में एक आग लगती है, और वो आग लगने के 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आती है। अब वो उस गाड़ी को अगर आप वीडियोस में देखें तो आपको पता लग जाएगा वो भी सिंध गवर्नमेंट की नहीं है, वो भी फेडरल से आई हुई है, वो भी फेडरल से आई हुई है। वो एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी 10 मिनट के लिए आग बुझाने की कोशिश करती है, फिर उसका पानी खत्म हो जाता है। पौधों को पानी देने आए थे, पौधों को पानी देने आए थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसका, उस कराची में असल में पानी का भी जो एक गोरख धंधा होता है ना, वो डंपर्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पे 8 से 10 लोगों को कुचलते हैं, अल्लाह माफ करे, और सड़कों पे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, अपने प्यारे उनके इंतजार कर रहे होते हैं, तो पता चलता है वो डंपर ने टक्कर मार के उसको मार दिया। अच्छा, वो 10 मिनट के बाद चली गई है। अब ये एक जदीद शहर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर है कराची, एलीट क्लास समझा जाता है। यस, तो वो उधर चली गई, उसको वो 10 मिनट बाद चली गई है, और 10 मिनट के बाद उधर जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, अब मैं उसकी टाइमिंग नहीं समझ पा रहा कि वो कितनी देर के बाद आई हैं, जो भी आई हैं उनका मौकफ ये पेश किया गया
ट्रैफिक बहुत ब्लॉक थी, इस वजह से लेट हो गए। अब जितनी भी गाड़ियां आई हैं उन्होंने इस वजह से अंदर जाके वो आग नहीं बुझा पा रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग का टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया था, यानी कि आई थिंक 100, 150, 200 डिग्री पे चला गया होगा। अच्छा, दुनिया में किसी भी महजिब शहरों में, दुनिया के तमाम महजिब शहरों में ये फायर इक्विपमेंट होते हैं, सारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और मास्क होते हैं, और हेलमेट्स होते हैं। ये पहन के आप किसी भी 200, 300, 400 डिग्री पर लगे, यानी कि उसकी टेम्परेचर वाली बिल्डिंग में आप दाखिल हो सकते हैं। आप उधर जाके अंदर आग बुझा सकते हैं, आप अंदर फंसने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। मसला ये है कि वो किसी के पास ना कॉस्ट्यूम था, ना हेलमेट था, ना किसी के पास मास्क था। 18 साल से आपकी हुकूमत है, 18 साल से आज आप 0.5 मिलीमीटर बारिश कराची में हो जाए तो छुट्टी का समय हो जाता है, लोग घरों से नहीं निकलते। लोग कहते हैं ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, इसलिए हम नहीं आ रहे। मैं कराची में जाता रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ। हाँ, कराची में जिद्दत नहीं आई, ये मैंने सुना है, एक साफी के जरिए, मैंने देखा नहीं है कि अंदरूने सिंध में इन्होंने यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए हैं लोगों के लिए, पर कराची में जिद्दत नहीं आई। और देखिए ना, नए पौधे तो आप उगा सकते हैं, आपने उगा लिए, लेकिन वो जो पिछला था उसको आपने पानी देना बंद कर दिया तो उसने तो गिरना ही था। बट साहब, जो सिचुएशन है वो बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से लोग अब अंदर से लाशें नहीं निकल रही, अंदर से हड्डियां निकल रही हैं, या पाउडर की फॉर्म में वो भी निकल रही हैं। वो आप देखें, ये 70 कीमती जानें अभी तक जा चुकी हैं और मजीद लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। लोगों के वॉइस नोट्स देखें आपने, सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, जो लोगों ने आखिरी लम्हात में कोई घर वाले को, कोई रिश्तेदारों को, कोई किसी ना किसी को किए हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि अभी कराची में रिपोर्ट हुई है, अभी जो है वो 266 में से कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें सेफ्टी, फायर और इन चीज़ों के इक्विपमेंट मौजूद हैं। अभी बाकी पूरे कराची का क्या हाल है वो तो अभी छुपा हुआ है। तो ये तो गुल प्लाजा तो अब हादसा हुआ तो रिपोर्ट हो गया, पर जो अभी भी छुपे हुए हैं वो पता नहीं कितने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या इंतजामात होने चाहिए थे जो नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हालों में देखने को आई? देखें, बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्ट जो हैं वो आग बुझाने वाले वो होने चाहिए थे, उसके SOPs हैं, वो लोकल गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। बिल्डिंग में कोई एक्सेस, आप फ्रंट पे अगर आपकी एंट्रेंस है तो बैक पे आपके एग्जिट का रास्ता होना चाहिए, वो डेफिनेटली नहीं था। और आप ये देखें कि एक दुकान में 30 लाशें बरामद हुई हैं। दुकान मतलब दुकान कितनी, क्रॉकरी की दुकान थी, ठीक है ना, 30 लाशें वहां से बरामद हुई हैं। अल्लाह ताला माफ करे, ये क़यामत का समा है। और वहाँ पे रोज अगर बच्चे गटर में गिर के मर जाते हैं तो वहाँ के पॉलिटिशियन उन्हें उसे डिफेंड करने लग जाते हैं, गटर के ढक्कन को, कि ये ट्रक ने, डंपर ने मारा था और ये ढक्कन गिर गया था तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। वहाँ पे फिर एक 70 साल बंदा गटर में गिर के मर गया, और उस बच्चे के थोड़े दिन बाद एक और बच्चा भी गिरा था। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ अगर होगा तो कराची में या सिंध में किसकी हुकूमत है? और ये 18 साल से हुकूमत है। और फिर ये कहते हैं कि ये पंजाब में अगर कोई वाकया हो तो उसको हेडलाइन नहीं बनाया जाता, कराची में वाकया हो तो उसे हेडलाइन बनाया जाता है। ये एक मारूफ रोड पर मारूफ जदीद प्लाजा था जिसमें फायरवर्क और कोई भी नागहानी आफत से निपटने के लिए कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो मुस्तफ़ा कमाल फिर ठीक कहते हैं, मैं इस बात का हामी हूँ। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कहते हैं ना, मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि आइन के आर्टिकल 148 के तहत कोई भी ऐसा शहर जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से ना हुकूमत चला सक रही हो, सूबाई हुकूमत, या उसमें कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रहे हों तो उसको फेडरल को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल को टेक ओवर कर लेना चाहिए कराची को। अब कराची में पीने का पानी आज तक नहीं आ सका, ये एक करोड़ों रुपए का रोजाना का एक धंधा है, गोरख धंधा, जो साहिबे ताकतवर हल्के जो हैं, पानी माफिया, वो इसको करते हैं और इसको ख़त्म नहीं होने दिया जाता। अब आप देखें कि दुनिया में कितनी जिद्दत आ गई है, समुंदर जो है उसका पानी जो है
पीने के काबिल बनाया जा सकता है प्लांट लगा के, पर पाकिस्तान में पर कराची में तो ऐसा कोई नहीं सोच रहा। कराची की सड़कें बहाल कर दें ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा। कराची के गटर के ढक्कन जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा। बल्कि जितना सीवरेज का पानी है वो समुद्र में गिर रहा है, वो जो आबी हयात हैं उनके लिए नुकसानदेह हैं, वो भी मर रही हैं। ना सिर्फ इंसानों की परवाह किसी को नहीं है, तो ना वो सिर्फ तो बेचारे इंसान मर रहे हैं, आबी हयात के साथ भी यही हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं एज पॉलिटिशियन। उनकी सिस्टर जो हैं आसफा भुट्टो, वो भी एक मतलब हाथी या कुत्ते या बिल्ली के लिए, कूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं। याद है आपको पिछले दिनों किसी हाथी की कोई टांग टूट गई थी तो उसके लिए उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। आपको याद है हमने एक दफा प्रोग्राम किया था, एक अमेरिकन लेडी थी जिसने एक फैक्ट्री में आग लगते अपनी आंखों से देख ली थी और फिर उसके बाद उसने दुनिया में कितना कुछ किया। हाँ। कि वो मंजर भूली नहीं। आप क्या समझते हैं इसके बाद कोई सबक हासिल होगा या ये मंजर भी ये पहला वाकया नहीं है, हमेशा ये की तरह पहला भूल वाकया नहीं जाएंगे? है, ये हमेशा की तरह आंख ओझल पहाड़ ओझल। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात ऐसी होगी कि कराची में मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें कोई जिद्दत पैदा करेगी या कोई SOPs जो हैं वो बनाएगी और मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह मतलब फर्निश किया जाए कि वो आइंदा आग और किसी नागानी आफत, जलजला, तूफान, आंधी से महफूज बनाई जा सके। अब आप देखें कि ये प्लाजा जो है ये इंक्रोचमेंट होगी, यकीनन मुझे तो पता नहीं है, वैसे इंक्रोचमेंट होगी, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट होगी इसमें, क्योंकि इसमें सेफ्टी मेजर्स लिए ही नहीं गए। बिल्कुल ठीक है ना। फिर आप मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा महज़ब शहर है जिसमें आपके फायर के आलात, फायर को रोकने के लिए आलात जो हैं वो मुकम्मल हों। अच्छा, मैं भी देख रही थी कि इस बंदे ने, ये जो इसका मालिक है प्लाजा का, इसके बारे में मैं भी देख रही थी, इसने के इलेक्ट्रिक को कॉल की कि यहाँ ब्लैकआउट कर दिया जाए क्योंकि आग लग गई है और वो बिजली के जरिए फैलेगी। लेकिन इस शख्स ने ये नहीं देखा कि मेरी बिल्डिंग में जितने एग्जिट डोर्स हैं वो सब बंद हैं। हाँ जी। ये नहीं उसने किसी स्टाफ को, किसी को कन्वे किया कि उनको खोला जाए, सिर्फ एक एग्जिट डोर खुला था, इवन के छत का दरवाजा भी लॉक था। तो के इलेक्ट्रिक से जो ब्लैकआउट करवा दिया उसकी वजह से लोग अंधेरे में फंस गए, वो जो निकल सकते थे वो भी नहीं निकल सके। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आप क्या समझते हैं कि ये एग्जिट डोर्स, इसकी प्रॉपर प्लानिंग अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा ना प्रॉपर तरीके से। प्राइवेट बिल्डिंग है या जो भी है, बात आप कर रही है ना जी, बात ये है कि कराची में एक ऐसा वाकया भी हो चुका हुआ है जिसकी एक सियासी पार्टी को कसूरवार करार दिया जा चुका है, जिसमें एक फैक्ट्री में, जिस तरह वो आप अमेरिकन औरत की बात कर रही थी ना, कराची का एक रियल वाकया है कि एक फैक्ट्री को लॉक करके बल्दिया टाउन, ठीक है, और उसमें 250 के करीब जो मजदूर खवातीन और बंदे थे उनको आग लगा दी गई थी। तो आज तक उसके जो कसूरवारान हैं वो इसी कराची में ही घूम रहे हैं, उनको किसी को आज तक कटहरे में नहीं लाया गया। तो बात यह है कि ये गुल प्लाजा वाली आग भी, उसमें 250 लोग मरे थे तो कुछ नहीं हुआ, इसमें 70 मरे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई है। ये भी कह रहा है, एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि आग लगाई गई है जिस तरह की आग थी। अच्छा ये मुतासिरीन कहते हैं। वो ईदी जो है वो जो दिन भर उनका काम ही ये है इस तरह की चीजों से निपटना, तो ईदी की तरफ से भी यही मौकफ है कि अभी तक शक ऐसा है कि ऐसी आग कभी नहीं देखी कि ये कैसी आग थी, ये लगाई गई। ये मुतासिरीन जो है ना उनका ये मौकफ बिल्कुल सामने आया है कि ये आग लगाई गई है, आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल। और फिर उसकी रिपोर्ट, हम हमेशा सुनते हैं जुडिशियल इंक्वायरीज होती हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी लोगों तक नहीं पहुंचती, नतीजा क्या निकला वो नहीं पता चलता कभी भी। देख लें, हम भी आज प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे। असल लॉस तो उनका हुआ है जिनका कारोबार तबाह हो गया और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, तो वो तो सारी उम्र अब इसको भुगतेंगे। मैं और आप प्रोग्राम करके बस चले जाएंगे और उसके बाद ये होगा कि जो लोग इसकी इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, एक कमेटी बन जाएगी, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और फिर इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। वो बल्दिया टाउन हादसा जो है वो थोड़ा था, आप खुद सोचें, मतलब ये जो डंपर माफिया रोजाना बंदे मार देता है सड़कों पे, वो थोड़े होते हैं, वो भी किसी घर का चश्मो चिराग होता है, किसी के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है, तो तभी मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है।
वो बच्चा जो एक आपने वीडियो देखी थी, मैं तो वो वीडियो देख ही नहीं सका कि 3 साल का बच्चा अपनी माँ के हाथों से निकला और गटर में गिर गया। हाँ। और उस पे इन्होंने कहा था कि माँ का कसूर है कि उसने हाथ क्यों छोड़ा। अब किसका कसूर है वो भी बता दें। अगली सुने उस वक्त भी ये हुआ था कि इनके पास ऐसे जदीद हालात नहीं थे कि बच्चे की लाश ही इनके पास गटर का नक्शा नहीं था कि गटर जा कहाँ रहा है। अल्लाह ताला इन्हें अकल दे और लवाहिकीन को सब्र दे। हम जाते हैं एक ब्रेक पे नाज़रीन, उसके बाद वापस आएंगे, आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देंगे बांग्लादेश और भारत के स्पोर्ट्स के हवाले से। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे प्रोग्राम में भट्ट साहब के फेवरेट भारत की, इन्वर्टेड कोमास में आप हमेशा कहते हैं। भट्ट साहब, भारत क्या तासुब पूरी दुनिया में मशहूर है और सच भी है, वो करते भी हैं ऐसा। अपनी जब उनकी बारी आई थी उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से हाथ भी नहीं मिलाया था और फिर उन्होंने जब वो ट्रॉफी भी लेने से इनकार कर दिया। अब बारी उनकी तरफ आ गई है। अब बांग्लादेश ऐसा कर रहा है कि एक तो सिक्योरिटी खदशात हैं, दूसरा उनके तासुब के खदशात हैं, तो उनके कंट्री में जाने से इनकार कर दिया है बांग्लादेश ने। एक तो बताइएगा इसमें क्या बांग्लादेश ठीक कर रहा है, पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे। असल में इसके पीछे एक स्टोरी है जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के शाहरुख खान ने एक टीम खरीदी, यहाँ प्लेयर खरीदा, वो बंगाली था और मुसलमान था, उसका नाम मुस्तफिरुर रहमान था। अच्छा। ये मुस्तफिरुर रहमान जो है इसने मैच खेलना था इंडिया के, उस पे आरएसएस के जो गुंडे बदमाश मवाली हैं, जो जिनका एक पालतू नरेंद्र मोदी है, सॉरी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि है तो उनका ही पालतू ना, और नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने पूरे इंडिया में ये धमकी दे दी कि अगर मुस्तफिरुर रहमान इंडिया में आके मैच खेलेगा तो हम पीएसएल नहीं होने देंगे और उसको मार देंगे। अच्छा, बजाय इसके कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे खड़ी हो जाती और और दुनिया में ये जो उनका अग्रेसिवपन और इंतहा पसंदी का मैसेज जो है इसको जोदोकोप करती और इसको दबाने की कोशिश करती, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो गई। आपको पता है गुजरात में जो वाकया हुआ था, नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, 2000 मुसलमानों के घर जो हैं वो जला दिए गए थे, 2000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। उसमें भी वजीर आला उस वक्त नरेंद्र मोदी थे। इंतजामिया को सख्ती से ये हिदायत की गई थी कि कसूरवारान को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। इसी की वजह से तो उसे वजीर आज़म बनाया गया, इसी की वजह से वजीर आज़म बनाया गया। अब वो जो उसमें से 4 से 5 लोग जो है ना वो अरेस्ट हुए थे उस दंगे में, जो गुजरात वाला था, वो भी कोई आज से 1-2 साल पहले जो है ना कोर्ट से वो बरी हो गए हैं एविडेंस ना होने पे। तो एविडेंस किसने पेश करनी थी? इंतजामिया ने पेश करनी थी, उन्होंने बेचारों ने थोड़ी करनी थी। ठीक है। अच्छा, तो अब वैसा ही काम आरएसएस हुकूमत के सर पर करती है। इन्होंने मुस्तफिरुर रहमान को इसके पीछे एक स्टोरी है ना, स्टोरी है जो बांग्लादेश से वो इंडियन नवाज हुकूमत जो है उसका खात्मा किया गया। हसीना वाजिद को निकाल के बाहर फेंका गया, वो भाग के जो है इंडिया में आके उसने पनाह ले ली। अब इंडिया उधर नहीं जा सकता। इंडिया का फिर उस्मान हादी, वो जो उस मूवमेंट का सरबराह था उस्मान हादी, उसको इंडिया से कातिल भेज के, शूटर भेज के कत्ल करवाया गया। फिर उसके शवाहिद भी मिल गए और फिर उनको गुस्सा ये है कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव हो गया बांग्लादेश का और उधर से इस हुकूमत का खात्मा हो गया, हसीना वाजिद की हुकूमत का। अब वो कहते हैं कि बंगाली जो है और शाहरुख खान भी मुसलमान है, तासुब का लेवल चेक करें, उनका इंटरनेशनल हीरो है। हालांकि उनकी इकोनॉमी के अंदर शाहरुख खान का बहुत रोल है, या बड़े बड़े स्टार्स जाहिर है, लेकिन बच्चा वो तासुब वाली वही बात कि इतना तासुब है कि जब मर्जी उनके लिए भी हालात तंग हो जाते हैं, वो चाहे सलमान खान हो, वो चाहे शाहरुख खान हो, उनको जब मर्जी जो है ये तंग करना शुरू कर देते हैं। वो आमिर खान, सलमान खान, इनकी बड़ी सलमान खान को आजकल बड़ी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उसको अक्सर मिलती हैं। हाँ। कभी उसको किसी चीज में अंदर थानों में ले जाते हैं, कभी किसी चीज। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ये किया कि उसको धमकियां दी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बजाय इसके कि बोर्ड से बात करते, आईसीसी से बात करते, तो इन्होंने उसकी बजाय ये कह दिया कि हम इसको शामिल ही नहीं करेंगे मुस्तफिरुर रहमान को। ये तो एक बहुत बड़ी मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि इसको ये शामिल ही नहीं करेंगे। इन्होंने फिर शामिल नहीं किया और मुस्तफिरुर रहमान उधर रह गया। बांग्लादेश का इस पे मौकफ ये है कि एक हमारा क्रिकेटर खिलाड़ी जो है
उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकी और उन्होंने उसको बैन कर दिया। बैन से मुराद ये कि चलो ना खेलो। अब जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, उसमें पूरी बांग्लादेशी टीम किस तरह जाके वहां खेलेगी? मौकफ ये ऐसा था। मौकफ ठीक है, आप समझते हैं? 100% ठीक है, मतलब आप यही करना चाहिए। हाँ, उन्हें यही कहना चाहिए कि एक बंदे को तो आप वो दे नहीं सके सिक्योरिटी, तो वो आप बांग्लादेश जाके वहां पे कैसे खेलेगा? एक्चुअली बांग्लादेश एक आईसीसी का थोड़ा कमजोर रुकन है, ठीक है, और श्रीलंका भी है। इनके साथ बांग्लादेश के मौकफ को जो तस्लीम कर रहा है या जो वीटो कर रहा है या जो सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। इस पे मैं अप्रिशिएट करूंगा मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी के हवाले से मैं अगले दिन देख रहा था, इंडियन मीडिया जो है उन्होंने ये खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि पहली मर्तबा कोई इतना ताकतवर चेयरमैन पीसीबी है जो भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अगर आपको पता है वो ट्रॉफी वाला मामला, उन्होंने कहा हम इससे नहीं लेंगे, उन्होंने कहा देनी मैं नहीं है, उसने लॉक में रखी हुई है, उसने कहा देनी मैं नहीं है और किसी से नहीं दिलवानी। अब भारत स्पोर्ट्स स्पिरिट को छोड़ के अब खेलों में भी सियासत को ले आया। आप देखें कभी वो उनकी क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाती, यानी कि ये वो क्रिकेटर्स नहीं करते, उनको डायरेक्शन होती है हुकूमत की तरफ से कि आप इंटरनेशनली इनको इस तरह करें, इस तरह का बिहेव करें, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का तो नहीं नुकसान कर रहे। अब और हमारे क्या करते हैं? हमारे कुछ भी नहीं करते और वो इतने चिढ़ जाते हैं। याद है आपको वो मैच जो बाजार जीता तो इंडिया था, हाँ, लेकिन जिस तरह से वो हारे थे ज़हनी तौर पे, उनकी अपनी आवाम ने मोदी से शिकायत की थी कि हमारा यही हम चाहते थे कि हम ना खेलें इस वक्त पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम ताज़ा जंग हारे हुए हैं, तो अगर हम मैच जीत भी जाएंगे तो उसमें हमारी इंसल्ट होगी, लेकिन मोदी बाज नहीं आए थे। अच्छा, तो आईसीसी का जो चेयरमैन है वो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के इंतहाई क्लोज बंदा है, और अगर वो उसका बेटा है तो आप समझ लें कि आईसीसी किस तरह बाइस नहीं हो सकती, ठीक है। अब मुझे ये समझ आती है कि आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में जो खेला जाना था वो भी डिस्टर्ब होने का इम्कान है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान को भी उस पर तफसात होंगे, हालांकि ये एक एग्रीमेंट हो चुका है, वो भी सिक्योरिटी खदशात हैं, वो भी सिक्योरिटी खदशात तो हैं, जाहिर बात है। पाकिस्तान को भी इस पे तफसात होंगे और जाहिर बात है बांग्लादेश को भी होंगे, श्रीलंका को भी होंगे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश में इंडिया में इंतहा पसंदी जो है ना वो बहुत हद तक मतलब कि इंडिया का वो जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें एक और जो है वो चीज ऐड होने लगी है, स्पोर्ट्स जी, यानी कि खेलों में हो भी चुकी है, होने लगी। अब अमेरिकन टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ठीक है, इंडियन। अब दुनिया की बेशतर टीमें, जिसमें आप साउथ अफ्रीका समझ लें, ऑस्ट्रेलिया समझ लें, जिसमें आप इंग्लैंड समझ लें, इवन के अमेरिका भी, इन सब टीमों में खुशी की बात यह है कोई ना कोई पाकिस्तानी निजाद एक दो क्रिकेटर्स मौजूद हैं। अब बांग्लादेश इंडिया ये कहता है कि जो क्रिकेटर्स पाकिस्तानी निजाद हैं उनको हम वीजा नहीं देंगे, उन्होंने उनको वीजा ही नहीं दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये खेलों में सियासत नहीं कर रहे, ये खेलों में बाइसपन नहीं कर रहे, तो अपना नुकसान करेंगे। पहले इनके पास कुछ नहीं बचा, सफारती तौर पे ये अकेले रह गए हैं, पूरी दुनिया में इनकी जो है वो फौज की जो उनका मयार था वो भी लोगों ने देख लिया, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं उसकी वजह से भी लॉस उठा रहे हैं। खेलें थी उसमें भी नाकामी होगी, उसमें भी जो है वो ये पीछे रह जाएंगे इसी तरह से। तो नुकसान किसका कर रहा है मोदी इसका? मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि मोदी ने अगर आरएसएस को पट्टा ना डाला और उसको पिंजरे में बंद ना किया, आरएसएस ने मोदी को, दोनों ने एक दूसरे को, अच्छा ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, हाँ, ठीक है ना। अगर उसके असल में बट सब समझ ही आता है कि मोदी कंट्री का कम और आरएसएस का ज्यादा वफादार है, वजह ना कि उनके टुकड़ों पे पल के तो वो बड़ा हुआ, यानी कि उसे मुल्क से कोई, वो 7 साल की उम्र में उनके ऑफिस में सोता था और उनके ऑफिस में झाड़ू लगाता था, और उस पार्टी के ऑफिस में वो पला बढ़ा है, उस ऑफिस के उसकी पार्टी के चंदे से वो जो है उसने तालीम हासिल किया, और उस पार्टी के चंदे से ही और मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर करके वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचा। एक्चुअली मोदी जो है वो जो माइंड सेट है वो मोदी नहीं है, वो आरएसएस है बेसिकली। जब पाकिस्तान वजूद में आया था,
हमें थोड़ा बहुत ये मुताला कराया गया कि सिखों ने मुसलमानों का बहुत कत्लेआम किया। वो सिखों ने नहीं किया था, ठीक है। वो कत्लेआम आरएसएस के इंतहा पसंद गुंडों ने किया था, ठीक है ना। तो ये मुसलमानों के ऑलरेडी बहुत खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तमाम अकलीतों के खिलाफ है। सही। यानी कि बट साहब, गुफ्तगू का कंक्लूजन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बाकायदा और खुलेआम खड़ा है। बिल्कुल खड़ा। ठीक है। और इस सूरत हाल के बाद आप जो क्रिकेट और ये स्पोर्ट्स और इन सारी चीज़ों के हवाले से अपने मुल्क को, अपनी कौम को कोई मैसेज दें, क्योंकि बड़ी खुशी से हम इन चीज़ों में पार्ट लेते हैं, लेकिन शिकस्त जब होती है तो लोग बड़े नाराज भी हो जाते हैं। एक लाइटर मोड पे मैं चाहूंगी मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि भारत इस वक्त जख्मी हाथी है और वो बिखरा हुआ है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दुनिया में उसको बहुत नजली का सामना करना पड़ा है, टैरिफ लग के भी और वैसे भी। जिस तरह के वो अब स्पोर्ट्स के ओछेत कंडों में आ गया है, पाकिस्तान को जिसके साथ आईसीसी जिसके साथ भी नारवा सलूक करे, पाकिस्तान को इसी तरह ही साथ देना चाहिए जिस तरह बांग्लादेश का दे रहा है, और अगले दफा वो श्रीलंका का भी इसी तरह ही साथ देगा। और पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर कोई मैच हमारी क्रिकेट टीम अगर शिकस्त भी खा ले। अब टाइम नहीं है, लेकिन मुझे आपका भी वाकया याद है, शायद आपने कुछ बताया था हमें कि मुझे बड़ा शौक होता था कि मतलब वहाँ पर पढ़ने मानता था, और फिर एक वक्त आया कि मैंने देखना ही छोड़ दिया। यार ये गेम्स है, इनको गेम्स की तरह ही लेना चाहिए। हमें जीतना चाहिए लाजमी तौर पे। हमारी जीतने वाला काम उन्होंने पाकिस्तान ने कर लिया, वो जंग थी वो जीत ली हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आप के कीमती वक्त के लिए। अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।